स्काई में लाइटनिंग चमकती है और थंडर होती है। एक मैन अचानक ग्राउंड पर गिर जाता है। वो सॉल पर लौटता है और ब्रीथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसके ऊपर लोगों का एक ग्रुप उसे देख रहा है। पिछले 2 वर्षों में इंप्रूवमेंट के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जाती है। एक अदर ने उसे बताया कि ई रैंक एग्जाम अब युवक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वास्तव में एक अदर ने कमेंट की कि अब वो युवक शायद टेस्ट सेंटर को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये स्ट्रांग दिखने वाले लोग उस आदमी का इवैल्यूएट करते समय स्ट्रेंथ से चमक उठते हैं। इस बीच ग्राउंड पर युवक ये कहने से खुद को रोक नहीं सका कि वो अभी भी अपने 4 मास्टर्स के लेवल के आसपास भी नहीं है। दृश्य बदल जाता है और अब एक प्रॉस्परस सिटी में एक ब्राइट सनी डे है। हर जगह स्ट्रांग दिखने वाले यंग लोग दिखाई दे रहे हैं और वे सभी एक बड़ी बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर एक वुमन ने अनाउंस किया कि ई रैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। युवक रिक अपनी एग्जाम टिकट लेने के लिए डेस्क के पास जाता है, लेकिन काउंटर के पीछे खड़ी लड़की उसे पहचान लेती है। लड़की उसे याद दिलाती है कि वो अलिसा है और वे 2 साल पहले साथ काम करते थे। वो बहुत सरप्राइज्ड हुई जब रिक ने अचानक अपनी जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया और अचानक अनाउंस किया कि वो एक ब्रेव व्यक्ति बनेगा। रिक शर्मिंदा दिखते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि जब वे पहले से ही 30 के दशक में हैं तो एक ब्रेव के रूप में शुरुआत करना फुलिश लगता है, खासकर तब जब अधिकांश ब्रेव लोग अपनी टीनेज में एफ रैंक से शुरुआत करते हैं और 2 साल बाद ई रैंक बन जाते हैं। अलिसा उससे पूछती है कि वो पिछले 2 सालों से क्या कर रहा है, तो रिक बस इतना बताता है कि वह अपने गुरु से एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ले रहा है। उनकी कॉन्वर्सेशन तब डिस्टर्ब होती है जब एक ड्रंक मैन काउंटर पर आता है और अलिसा को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। ड्रंक मैन अलिसा से उसके साथ फन करने के लिए कहता रहता है। जब अलिसा ड्रंक मैन को रिफ्यूज करने की कोशिश करती है तो ड्रंक मैन अलिसा का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ फोर्सफुली करने की कोशिश करता है। हालांकि रिक इंटरवीन करता है और ड्रंक मैन को पकड़ लेता है। अलिसा रिक से अपोलोजाइज करती है, लेकिन ड्रंक मैन रिक की आर्म पर अनकॉन्शियस हो जाता है। आसपास खड़े लोग वंडर करने लगते हैं कि आखिर ये कमोशन किस बात को लेकर है, तो रिक एक्सप्लेन करता है कि ड्रंक मैन ने शायद बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली होगी। ये बात खत्म होने के बाद अलिसा अंतर रिक को उसकी एग्जाम टिकट देती है। अपने सरप्राइज के लिए रिक को अनलकी नंबर 4242 मिली। वो फिर बिल्डिंग से बाहर निकलता है जहां डार्क एल्फ रिनेट और रिक के मास्टर में से एक उससे पूछता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ। अंदर ब्रेव लोग ड्रंक मैन के आर्मोर पर हैंड मार्क देखकर शॉक हो जाते हैं। ये जरूर होगा जिस कारण ड्रंक मैन अनकॉन्शियस हो गया। उन्होंने ड्रंक मैन की पहचान पूर्व एरेंकर डूमल के रूप में की, जो अटैक के लिए वांटेड है। अलिसा याद करती है कि कैसे रिक ने पहले ड्रंक मैन को पकड़ लिया था और सोचती है कि क्या वो वही था जिसने ड्रंक मैन को अनकॉन्शियस किया था। इस बीच रिक पहले फिजिकल एग्जाम से गुजर रहा है। डॉक्टर उसकी हाइट और वेट का इवैल्यूएशन करते हैं। उन्हें सरप्राइज और कंसर्न हुआ जब उन्हें पता चला कि रिक पहले से ही 32 साल का है। फिजिकल एग्जाम के बाद अगली एग्जाम मैजिकल एग्जाम होती है। एग्जाम टेकर्स को अपना हैंड क्रिस्टल बॉल पर रखना होगा। क्रिस्टल बॉल उनके माइंड को मेजर करेगी और उनके पास कितना माइंड है उसके आधार पर ग्लो करेगी। एग्जाम टेकर्स शुरू करते हैं और कुछ को D+ या D मिलता है। वे तब सरप्राइज हो जाते हैं जब एक लड़की को C+ मिलता है, जो एफ रैंक के ब्रेव के लिए हाई क्वालिफिकेशन है। जब रिक की बारी आई, उसने बॉल को छुआ और एक स्मॉल लाइट प्रकट हुई। दुर्भाग्य से लाइट जल्द ही गायब हो जाती है, जिससे डॉक्टर उसे F ग्रेड देते हैं। अदर एग्जाम टेकर्स रिक के बारे में गॉसिप और जोक उड़ाने लगते हैं, लेकिन रिक उन्हें इग्नोर कर देता है और चला जाता है। डॉक्टर अगले एग्जामिनर को कॉल करने ही वाले थे कि अचानक वो क्रिस्टल बॉल टूट गई जिसका इस्तेमाल रिक ने किया था। 6:28 टेस्ट का अगला भाग एग्रेसिव कैपेसिटी का मेजर है। एग्जाम टेकर्स को एक शाइनिंग ग्रीन कॉलम पर हमला करने का काम सौंपा गया है। रिक कॉलम को एक मड बैग के रूप में पहचानता है। इससे उसे वो टाइम याद आ जाता है जब उसे इसका यूज करने का ट्रेनिंग दिया गया था। उसके गुरु उससे कहा करते थे कि किसी की स्ट्रेंथ का बेसिस उसका बॉडी है। यदि वो अपनी फिस्ट से एक गोल्डन मड बैग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो रिक अंतर ट्रस्ट कर सकता है कि उसका बॉडी काफी स्ट्रांग है। रिक अपोज करने की कोशिश करता है क्योंकि सुनहरा स्लाइम ड्रैगन के शार्प दांत जितना हार्ड होता है। हालांकि
उसके मालिक ने क्लेम किया कि वो एक बार में 200 को डिलीट कर सकता है और फिर धीरे से मड बैग को टैप करता है, जो हर दिशा में एक्सप्लोड हो जाती है। उस पॉइंट से रिक ने गोल्डन स्लाइम बैग पर हर दिन 50,000 बार पंच करके प्रैक्टिस करना शुरू किया। वापस प्रेजेंट में एग्जामिनर्स बैग पर हाथ मारते हैं, जबकि प्रॉक्टर उनके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करता है। जब एक यंग ब्लॉन्ड 11 साल का बॉय को कॉल किया जाता है तो वो कॉन्फिडेंस और एरोगेंस से आगे बढ़ता है। वो डायरमोट फैमिली का अफवाही दूसरा बेटा है और अफवाह कहती है कि उसका मैजिक पहले से ही सी रैंक लेवल पर है। शॉर्टली वो एक ट्रू टैलेंटेड पर्सन है। सभी को सरप्राइज करते हुए बॉय स्पेलिंग शुरू कर देता है और अपने नंगे हाथों से फायर जनरेट करता है। फिर वो अटैक करता है, मुट्ठी के साइज का फायर बॉल बनाता है और उसे मड बैग पर हिट करता है, जो तुरंत उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। रिक को इस बात पर शौक लगता है कि फायर बॉल कितना स्मॉल था, लेकिन बाकी सभी लोग इस अटैक से सरप्राइज थे। लेकिन रिक के लिए वो बस यही सोच सकता है कि कैसे उसके एक और मालिक को फायर बॉल्स फेंकने का शौक था। अफसोस, उसके मालिक के फायर बॉल्स घरों के साइज के थे, जो बाद में न्यूक्लियर बम की तरह एक्सप्लोड हो जाते थे। वो सोचता है क्या लड़के ने अपना मैजिक सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि वे बिल्डिंग के अंदर है। कुछ और कैंडिडेट्स के बाद स्लाइम बैग पर रिक की बारी थी। वो शुरू करने वाला था जब प्रॉक्टर ने उसकी एज 32 साल बताई। प्रॉक्टर ने उसे बताया कि उसे अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि उसने बहुत देर से स्टार्ट किया था और ये उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में दिखाई दिया था। इस तरह वो रिक को गिविंग अप की सलाह देता है। रिक अन्य कैंडिडेट्स की नजरें महसूस कर सकता था जो उससे बहुत छोटे थे, लेकिन उसका माइंड अभी भी याद करता है कि कैसे वो हमेशा खड़ा रहता और खून से सने हाथों से अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करता था। वो नहीं समझ पाता कि इस एज में बॉल्ड बनने में क्या गलत है। रिक फिर गुस्से में ग्रीन मड बैग पर इतनी जोर से पंच करता है कि वो दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो डैमेज हो जाता है और पूरे रूम में ग्रीन मड फैल जाता है। सभी लोग शॉक हो गए जब रिक ने अपने हाथ को देखा और अंडरस्टूड कि मड बैग खराब हो गया होना चाहिए। इस बीच यंग बॉय रिक पर उसे इमोशनली डिसरिस्पेक्ट करने के लिए गुस्से में था। वो उसे अगले टेस्ट में डिफेंसिव मैजिक दिखाने का वादा करता है। अफसोस, रिक फिर सभी को सरप्राइज करता है क्योंकि वो अगले टेस्ट में प्रॉक्टर के अटैक्स का सामना करता है। प्रॉक्टर रियलाइज करता है कि रिक अभी भी उसके अटैक को रोकने के लिए फर्स्ट नेचर मैजिक का यूज कर रहा है और वो रिक को नेक्स्ट अटैक के लिए इसे अपग्रेड करने की सलाह देता है। रिक फिर एक्सेप्ट करता है कि वो सिर्फ फर्स्ट नेचर मैजिक ही यूज कर सकता है। फिर भी वो अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा रखता है। प्रॉक्टर हार मान जाता है और फिफ्थ नेचर मैजिक अटैक को शुरू करता है। प्रॉक्टर के हाथों से एक बड़ा एयर टॉर्नेडो निकलता है जो डायरेक्ट रिक के चेस्ट पर हिट करता है। एयर का विशाल टॉर्नेडो जादुई बाउंड्री को भी तोड़ देता है। रॉयल नाइट्स के फर्स्ट क्लास नाइट सिल्वेस्टर एर्सेलिनिया, जो शहर के आउटर स्कर्ट्स में है, ट्रेनिंग ग्राउंड से आने वाली शॉकवेव्स को देखते हैं और मानते हैं कि वहां कुछ खतरनाक हो रहा है। इसलिए वो जल्दी से एग्जाम सेंटर में जाता है और एक एग्जामिनर से सीखता है कि ए फ्रैंक वाला एक कमजोर डिफेंसिव फाइटर ने डिफेंसिव फर्स्ट नेचर मैजिक का यूज करके मिलिट्री ग्रेड नेचर मैजिक को ब्लॉक कर दिया। सिल्वेस्टर को ये क्रेजी लगता है, इसलिए वो मानता है कि एग्जामिनर उसके साथ मजाक कर रहा है। एग्जामिनर उसे वादा करता है कि ये सच है और उसे कैंडिडेट का प्रोफाइल भी दिखाता है। डिटेल्स पर नजर डालने पर सिल्वेस्टर को ये और भी डाउटफुल लगता है कि एक 32 साल का मिड एज पर्सन, जो कुछ साल पहले सिर्फ एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट था, अचानक इतना पावरफुल हो गया है। बचाव टेस्ट के बाद एग्जाम्स का पहला राउंड खत्म हो जाता है तो रिक थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए रीनेट के साथ बाहर जाता है। रीनेट ने रिक को याद दिलाया कि अगला टेस्ट एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसका मतलब है कि ये सभी साहसी लोगों के आईक्यू को मापने के लिए एक राइटन टेस्ट होगा। रिक ने कॉन्फिडेंस से ऐलान किया कि उसे राइटन टेस्ट में 100% मार्क्स मिलेंगे और रीनेट से कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो एक रिसेप्शनिस्ट था, उसे उसकी इंटेलिजेंस को कम नहीं आंकना चाहिए। फिर भी 14 वर्षों तक उसने जो कुछ भी किया वो ड्रंक नेगेटिव आईक्यू वाले एडवेंचरस लोगों का स्वागत करना था और यही कारण है कि रीनेट को उसके टॉप मार्क्स प्राप्त करने पर डाउट है। रिक को रियलाइज होता है कि वो उसे ये सोचने के लिए कॉन्विंस नहीं कर सकता कि वो इंटेलिजेंट है, इसलिए वो अपना ड्रामा छोड़ देता है और उसे बताता है कि वो फर्स्ट राउंड को लेकर ज्यादा चिंतित है। जो रिजल्ट्स आए वे उसके लिए बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं थे।
भले ही उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्लियरली सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन क्योंकि उसकी मैजिकल एबिलिटीज को एफ रैंक के रूप में रैंक किया गया था, वो सोचता है कि वो हायर रैंक हासिल नहीं करेगा। रिनेट उसे दिलासा देते हुए कहती है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, उसे खुद पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि उसने पिछले 2 वर्षों में अमेजिंग प्रोग्रेस दिखाई है। ब्लॉन्ड प्रोडिजी जो अपने काम से मतलब नहीं रखता, रिक और लिनेट को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसके पास अपने लाइफ में करने के लिए कुछ भी बेटर नहीं है। रिक इस दुखी लूजर को सो कॉल्ड टैलेंटेड पर्सन के रूप में पहचानता है, लेकिन उसका नेम याद करने में फेल रहता है। तो वो आदमी एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन फ्राइड डरमुड के रूप में देता है। रिक किसी भी माइनर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि वो इंटरनेट द्वारा कैंसिल नहीं होना चाहता। इसलिए वो छोटे लड़के से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है और क्या वो लॉस्ट है। उसका एंग्री फेस देखकर रिक को लगता है कि बच्चा शायद अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने में हेल्प करने की ऑफर करता है। फ्राइड ऑब्वियसली रिक की एक्सीडेंटली की गई कमेंट्स को इंसल्टिंग पाता है और उस पर एग्जाम में जानबूझकर उसका डोमिनेंस चुराने का आरोप लगाता है। फ्राइड के अनुसार मेन कैरेक्टर बनना उनका लॉन्ग अवेटेड ड्रीम था, और इसलिए उन्होंने पूरे साल प्लान किया था कि वो इस एग्जाम में अपनी टैलेंट कैसे शोकेस करेंगे। लेकिन रिक की वजह से वह शानदार शुरुआत करने में फेल रहे और उभर कर सामने नहीं आ सके। ये देखकर कि बच्चा ऑलमोस्ट रोने की कगार पर है, रिक उसे काम करने की कोशिश करता है, उसे प्रॉमिस करता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, जबकि वो इस फूलिश किड के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक और फूल स्ट्रेंज हरकत वाला एंटर करता है और रिक पर बच्चों को रुलाने का आरोप लगाता है। ये ट्विन पोनीटेल वाली एंजेलिका जाहिर तौर पर फ्राइड की बड़ी सिस्टर है, और इसलिए वह अपने छोटे भाई को इस स्कैरी मिडिल एज्ड अंकल से बचाने के लिए यहाँ है। फ्राइड एंजेलिका को बताता है कि रिक उसे डिस्टर्ब कर रहा था, और यहाँ तक कि ये भी कहता है कि ये अंकल 40 के दशक में है। अपने छोटे भाई की बातों पर विश्वास करते हुए एंजेलिका उस लड़के को लेसन सिखाने का डिसाइड करती है और उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करती है। 645 वर्ड्स के बाद 15 वो डेफिनेटली अपने आप में कंप्लीट है, और इसलिए वो हम्बल होने की हकदार है। रिक को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, भले ही वह किसी भी अननेसेसरी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहां एंजेलिका ऑफिशियली खुद को रॉयल नाइट्स की सेकंड क्लास नाइट के रूप में पेश करती है। ये दर्शाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। एंजेलिका के अनुसार इस स्टेट में ड्यूअल में विनर को अपनी विक्ट्री के लिए एक कंडीशन तय करने की परमिशन होती है, और इसलिए अपनी कंडीशंस के अनुसार वो डिमांड करती है कि रिक लाइफ भर उसका सर्वेंट बने। वो प्राउडली उससे कहती है कि एक बार जब वह उसे ड्यूअल में हरा देगी तो वो उसे हर पॉसिबल तरीके से डिसिप्लिन करेगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो कभी भी बच्चों को डिस्टर्ब न करे। रिक फिलहाल उस माइंडलेस ब्लॉन्ड को इग्नोर करता है और रिनेट से पूछता है कि क्या वह जानती है कि एंजेलिका किस रैंक पर है। चूंकि एंजेलिका सेकंड क्लास नाइट है, एंजेलिका मानती है कि वो बीरंग की एडवेंचरर है। इसका मतलब ये है कि वह बिना किसी पार्टी के अकेले ही हाई लेवल मॉन्स्टर्स को हराने की एबिलिटी रखती है। रिक अपनी एबिलिटीज को बहुत कम आंकता है और सोचने लगता है कि वो एंजेलिका को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक एफ रैंक एडवेंचरर है। उसे ये भी यकीन नहीं है कि वह इस ड्यूअल में अलाइव बच पाएगा या नहीं। जैसे ही वो घबराने लगता है, रिनेट एक बार फिर उसे दिलासा देती है, उसे काम रहने और पिछले 2 वर्षों से मिली ट्रेनिंग का यूज करने के लिए कहती है। रिनेट ने रिक के लिए सिचुएशन और भी वर्स कर दी है, क्योंकि जब उसे वो इंटेंस ट्रेनिंग याद आता है जिससे वह गुजरा था, तो वो इतना स्कैर्ड हो जाता है कि उसे उल्टी आ जाती है। फिर भी रिनेट जारी रहती है और उसे कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो अब कॉन्टिनेंट पर सबसे मजबूत साहसी दल ऑरिचल्कम फेस्ट का सदस्य है। रेनेत के शब्दों की बदौलत रिक अपना संयम वापस पा लेता है और एंजेलिका के साथ ड्यूअल के लिए तैयार हो जाता है। एंजेलिका, जो अब तक रिक के नखरे बर्दाश्त कर रही थी, अब और वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और मैजिक का प्रयोग करके अपने शरीर और वेपन को मजबूत किया।
वह तेज स्पीड से उसकी ओर दौड़ती है और उसे सरप्राइज कर देती है। इसलिए नहीं कि वो बहुत तेज है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत स्लो है। अपने पर्सपेक्टिव से वो एंजेलिका को अपनी नॉर्मल दौड़ने की स्पीड से बहुत स्लो गति से दौड़ते हुए देखता है, और इससे उसे एहसास होता है कि शायद बी रैंक वाले साहसी इतने इंप्रेसिव नहीं है। वो एंजेलिका के दूसरे अटैक से बचता है, जिसके बारे में एंजेलिका सोचती है कि ये कोइंसिडेंस से हुआ, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि एफ रैंक वाला साहसी उसके लाइट स्पीड अटैक से बच पाएगा। वो तीसरे अटैक के लिए जाती है और एक बार फिर रिक को निराश करती है, जो सोचने लगता है कि एंजेलिका ने नेपोटिज्म या कुछ और के माध्यम से बी रैंक तक पहुंच बनाई होगी। जोर जोर से हंसना। वो एक बार भी इस विचार पर विचार नहीं करता कि वो स्वयं पावरफुल हो सकता है। वह घोंगे जैसे अटैक से उस पर आक्रमण करती रहती है, इसलिए रिक अंततः उसे रोकने का डिसीजन लेता है। वो उसके सिर पर वार करता है, लेकिन 1 इंच से चूक जाता है और जमीन पर एक बड़ा होल बना देता है, जिससे एंजेलिका को एहसास होता है कि रिक वास्तव में बहुत पावरफुल है। इसलिए वो तुरंत सरेंडर कर देती है, जिससे वो ड्यूअल जीत जाता है। वो फ्राइड के साथ विदा लेने लगती है, लेकिन रिक उसे रोक देता है, क्योंकि उसे ड्यूअल हारने की पनिशमेंट मिलनी थी। वो उन कंडीशंस के साथ जाता है जो एंजेलिका ने उनके ड्यूअल से पहले कही थी, जो ये थी कि हारने वाला जीवन भर के लिए विनर का सर्वेंट बन जाएगा। हालांकि एंजेलिका उचित रूप से अपनी बात नहीं रखती है और अपने भाई के साथ भाग जाती है। खैर, अब जब ड्यूअल खत्म हो गया है, रिक सोचता है कि टेस्ट के पहले राउंड के रिजल्ट्स क्या होंगे। रेनेत ने रिक को सूचित किया कि मास्टर ब्रॉडसन और अन्य लोग जल्द ही गिल्ड में आएंगे। ये खबर सुनकर रिक फिर से चौंक जाता है, क्योंकि वह इन डरावनी पावरफुल एंटिटीज का सामना नहीं करना चाहता। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस नए एनीम का पहला पार्ट पसंद आया तो हमें लाइक करना न भूलें और अधिक फन एनीम कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। ओसामू दजाई एक डम्ब अगली फेल्ड व्यक्ति है जो अपनी गर्लफ्रेंड शिजुको साचन के साथ खुद को खत्म करना चाहता है। 13 जून 1948 को भारी रेन के बीच ये अगली फेल्ड पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उफनती नदी के सामने चला जाता है। वह अपने बालों को सहलाता है और कमेंट करता है कि कैसे हैवी रेन के कारण नदी का वाटर बहुत जोर से बह रहा है। वो रिवर की तेज धाराओं की तुलना एक मैन ईटिंग क्रीचर से करता है। ये दर्शाता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी मैन ईटिंग रिवर में कूदकर अपनी जान देने का इंटेंशन रखता है। ब्रदर काव्यात्मक है और शायद यही रीजन है कि ये लड़की उसमें इतनी इंटरेस्ट रखती है। वो उससे कहती है कि उनके लिए इस दुनिया से विदा होने का टाइम आ गया है, और ये एंश्योर करने के लिए कि वे रिवर की करंट में एक दूसरे से दूर न हो जाएं, उनके दोनों हाथ रेड रोप से बांध देती है। वे एक साथ डिपार्चर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ताकि वे आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए एक साथ रह सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ड्रामेटिक प्लान बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसी मोमेंट फेमस ट्रकून कहीं से अपीयर होता है और अगली फेल्ड और उसकी डम गर्लफ्रेंड दोनों को ले जाता है सरप्राइज। मेरा मतलब है, ये वही है जो वे चाहते थे। खैर, ट्रकून की चपेट में आकर दोनों लवर्स इस वर्ल्ड और इसकी सभी ऑब्सेशंस को छोड़ देते हैं। हालांकि आफ्टर लाइफ भेजे जाने के बजाय फेल्ड पर्सन दजाई खुद को एक स्ट्रेंज लुकिंग एम्प्टी चर्च के अंदर लेटा हुआ पाता है। ये देखकर कि वहां कोई मौजूद नहीं है, दजाई सोचता है कि वह आफ्टर लाइफ में पहुंच गया है। वो देखता है कि इस चर्च के चारों ओर कई सेक्रेड स्टैचूज हैं, और अपने ऊपर की छत पर करीब से नजर डालने पर वो देखता है कि वहां एक रिलीजियस पेंटिंग या म्यूरल भी है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो वास्तव में कैथलिक वर्जन के पास आया है आफ्टर लाइफ का। हालांकि एक एलीट डिवाइन वुमन जिसके हाथ में एक स्टिक है उसे बताती है कि उसकी परसेप्शंस गलत है। वो उसके पास जाती है और उसे बताती है कि ये प्लेस परलोक नहीं है। वो कंफ्यूज्ड हो गया, जो सही भी है, क्योंकि उसे और कहाँ होना चाहिए। उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले एनेट सबसे पहले उसका इस प्लेस पर स्वागत करती है। वो उसे करेजियस के रूप में रेफर करती है, जिससे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है।
वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए क्लेम करती है कि वो एनेट है, एक गाइड जिसका काम यहाँ आने वालों को गाइड करना है। ये जगह क्या है ये एक्सप्लेन करने के लिए वो उसे पहले चर्च के बाहर देखने को कहती है। जैसे ही दजाई विंडो से बाहर देखता है उसे ड्रैगन, साइक्लॉप्स और यहाँ तक कि मिथोलॉजिकल फीनिक्स जैसे रहस्यमय क्रीचर से भरी एक विशाल दुनिया का पता चलता है। एनेट ने बताया कि जिस प्लेस पर वे अभी है वो उस वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है जहां से दजाई आया था। जाहिर है दजाई को गॉड्स द्वारा जोवेरबुर्ग नामक इस लैंड पर ले जाने के लिए चुना गया था जो डार्कनेस में डूबी हुई है, जबकि दजाई अभी भी इस शानदार सीन को देखकर अमेज्ड है। एनेट बताती है कि उसे यहां लाने के लिए क्यों चुना गया था। ये उसी क्लिशेड रीजन के लिए है जिसका पालन बाकी सभी इसे के एनीम करते हैं। वर्ल्ड को एक हीरो की जरूरत है जो लाइट लाएगा और डार्कनेस को खत्म करेगा। दजाई को यह बात काफी एंटरटेनिंग लगती है कि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में फेंक दिया गया और वह इसके कारण अपनी फेट पर लाफ करता है। उसे ये आयरॉनिक लगता है कि वह अपने लवर के साथ सुइसाइड करने के ठीक बाद फिर से अलाइव है। एनेट को यह रियलाइज नहीं है कि उसने ब्रो के इनर डिप्रेशन को प्रोवोक किया है, इसलिए वो इस वर्ल्ड में अपने ड्यूटीज के साथ आगे बढ़ती है और उसे इस वर्ल्ड के नए हीरो के रूप में अपने फर्स्ट मिशन को सौंपती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दजाई जल्दी से अपनी पॉकेट से स्लीपिंग पिल्स का जार निकालता है और खुद को फिर से अलाइव करने की कोशिश में उन सभी को अपने गले में डाल लेता है। हालांकि ये फेल हो जाता है क्योंकि एनेट जल्दी से उस पर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करती है और उसके शरीर में घुसी हुई स्लीपिंग पिल्स के इफेक्ट को दूर करती है। दजाई को यह परेशान करता है कि उसे उसकी इच्छा के खिलाफ अलाइव रखा जा रहा है और वो एक्सप्रेस करता है कि वो एनेट के बिहेवियर से कितना अनहैप्पी है। वो अपने फीट पर लेट जाता है और डिमांड करता है कि एनेट तुरंत उसे एग्जिस्टेंस में न रहे। एनेट को समझ में नहीं आता कि नया हीरो जिसे जीने का एक और चांस दिया गया है एक फेल्ड पर्सन की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। वो उसे इस वर्ल्ड के हीरो के रूप में उसके मिशन की याद दिलाती है, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे बताता है कि उसके माइंड में ओनली मिशन खुद को अलाइव रखना है। वो जमीन पर बिखरी हुई बची हुई पिल्स खाना शुरू कर देता है जिससे एनेट को स्ट्रेंज लगता है। वो उससे कहती है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि उसे यहां आने के लिए चोजन किया गया था। दजाई ने और क्लैरिफिकेशन की मांग करते हुए एनेट से पूछा कि आखिर उसे यहां आने के लिए किसने चुना। एनेट के अनुसार ट्रक्कून जिसने पहले उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को टक्कर मारी थी, जिसे इसे के जैकपॉट ट्रक कहा जाता है, उसे चूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाहिर है ट्रक इसे के ट्रांसपोर्ट सर्विस का है जो हमेशा ऐसे ह्यूमंस को फाइंड करने के लिए स्टेशन रहता है जिनका लाइफ मिजरेबल है और उन्हें ट्रांसपोर्ट करके कुछ चोजन इंडिविजुअल्स को दूसरी वर्ल्ड में एक नया लाइफ शुरू करने का चांस देता है। मूलतः ट्रक सर्विस दुखी ह्यूमंस को फिर से खुश कर देती है, इसलिए उन्हें जैकपॉट ट्रक कहा जाता है। इसलिए एनेट का मानना है कि ट्रक्कू ने दजाई को यहां भेजा था। यह प्रूफ है कि दजाई का लाइफ अर्थ पर दुखी था, इसलिए वो उसे अपने प्रीवियस लाइफ से आगे बढ़ने और जोवेरबुर्ग की मैजिकल लैंड में एक नया जर्नी शुरू करने की सलाह देती है। फिर भी ग्रेटफुल होने के बजाय दजाई ट्रक्कून को उसके लवर के साथ वर्ल्ड छोड़ने का सही अपॉर्चुनिटी छीनने के लिए गिल्टी ठहराता है, जिसके बारे में उसका क्लेम है कि ये उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस होती। एनेट को रियलाइज होता है कि ये लॉस्ट पर्सन पूरी तरह से क्रेजी है, इसलिए वो अभी के लिए उसे इग्नोर करती है और इसके बजाय ये देखती है कि इस वर्ल्ड के गॉड्स ने उसे किस तरह के पावरफुल स्टैट से ब्लेस किया है। दुर्भाग्य से ये लॉस्ट पर्सन न केवल अगली है बल्कि एक एचपी लेवल और 0 मैजिकल पावर के साथ एम्बेरसिंग रूप से वीक भी है। इतना ही नहीं, उसे पॉइजन भी दिया जाता है। एनेट को रियलाइज होता है कि दजाई पूरी तरह से रुइंड हो चुका है और इसलिए वह इस नए हीरो में सारी उम्मीद खो देती है। वो मानती है कि दजाई को गलती से यहां लाया गया है और उसे बताती है कि वो इस वर्ल्ड में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं है। ये वही बात है जो दजाई को सुनने की जरूरत थी, क्योंकि जीवित न रहना ही उसका असली गोल है। इसलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के चर्च से बाहर निकलकर बाहरी वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि उसे एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहां वो खुद को अलाइव रख सकेगा। पिछले समय में एनेट को हमेशा यहां आने वाले ब्रेव लोगों के लिए
एक गाइड के रूप में अपनी रोल पर गर्व था। लेकिन ओवरपावर्ड हीरोज की मदद करने की एक ही प्रोसेस को रिपीट करने के बाद उसका उत्साह फीका पड़ गया और वो जल्द ही एक एनपीसी बन गई जिसका एकमात्र काम वही रिपीट करना था, लाइंस बार बार रिपीट की। लेकिन अब जब एक ऐसा लड़का है जो अपने तरीके से अलग है, तो एनेट में थ्रिल की भावना लौट आई है। इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है और उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है। वो उसे एडवाइस देती है कि उसे जाने से कम कोई प्रोफेशन चुन लेना चाहिए। लेकिन वो कोई प्रोफेशन नहीं चुनता क्योंकि वो स्वभाव से पहले से ही एक राइटर है। दजाई के जाने के साथ ही चर्च के द्वार बंद हो जाते हैं और एनेट फिर से एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि दजाई आइडियल टाइप का आदमी है जिसका वह इतने समय से इंतजार कर रही थी। इस बीच दजाई एंडलेस ग्रासलैंड्स में चलता है और एक रोड साइन की खोज करता है जो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जिसे वो नहीं समझता है। लेकिन अचानक उसके माइंड में से एक वॉइस उसके लिए वर्ड्स का ट्रांसलेशन करती है और उसके ओवरऑल स्टैट्स में 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी जोड़ देती है। इससे वो सेकंड लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन दजाई को इसकी परवाह नहीं है और वो केवल अपने सिर के अंदर की मिस्टीरियस वॉइस से परेशान है। उस समय एक कैटगर्ल की स्क्रीम्स उसका ध्यान खींचती है। वो एक ट्री मॉन्स्टर द्वारा निकल ली जाने वाली है। कैटगर्ल मानती है कि दजाई एक ब्रेव व्यक्ति है और उससे हेल्प की भीख मांगती है। उसे कहती है कि वह उसे डिस्टॉर्टेड ट्री की बदला लेने से बचाए। हॉरिफाइड, डिफीटेड पर्सन कैटगर्ल के कानों की मदद करने की कोशिश करने की बजाय मुस्कुराता है और मरती हुई एनिमल वुमन की ब्यूटी को देखने के लिए ईगली वेट करता है। वह भी इसमें भाग लेना चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर खुद को मॉन्स्टर द्वारा पकड़वा देता है। ये देखकर कि वो चेहरे पर मुस्कान के साथ दर्द से पीड़ित है, कैटगर्ल को तुरंत एहसास होता है कि ये अगली डिफीटेड पर्सन पूरी तरह से यूजलेस है। उनके अनुसार इस मॉन्स्टर में सक्शन नामक एक एबिलिटी है जो इसे अपने शिकार से लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की अनुमति देती है। दजाई ये जानकर खुश होता है कि उसे सून आफ्टरलाइफ भेज दिया जाएगा और वो कैटगर्ल से कहता है कि उसकी तरह उसे भी अपने फाइनल मोमेंट्स का एंजॉय करना चाहिए। जैसे ही ऐसा लगने लगता है कि दजाई फॉरएवर के लिए चला गया है, मॉन्स्टर ट्री नष्ट हो जाता है जिससे लड़की कंफ्यूज हो जाती है। दजाई के सिर में वॉइसेस बताती है कि क्या हुआ। उसे सूचित किया गया कि उसके बॉडी में जो पॉइजन था उसे ट्री मॉन्स्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया जिससे उसकी डेथ हो गई। ट्री को हराने के लिए दजाई को अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और वो एडवेंचरर रैंक 3 तक पहुंच जाता है। कैटगर्ल भी दजाई से बात करने वाली तेज आवाज सुनती है और महसूस करती है कि ये ब्रेव उतना यूजलेस नहीं है जितना वह दिखता है। दजाई फिर से सैड हो जाता है और कहता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमेशा बच जाता है। वो कैटगर्ल को बताता है कि उसने अब तक कुल 5 अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। कैटगर्ल अवाक रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा सैड पर्सन नहीं देखा था। अपनी जान बचाने के लिए, उसका बदला चुकाने के लिए वो उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। उम्मीद करती है कि उनके साथ घूमने से उसका मूड हल्का हो जाएगा। जैसे ही दजाई जमीन से उठने के लिए कैटगर्ल के हाथ पकड़ता है, उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताया समय याद आता है और अंततः उसे इस मैजिकल वर्ल्ड में जीने का एकमात्र रीजन मिल जाता है, उसका नया गोल। अपने प्रिय साचन को ढूंढो और उसे अपने साथ नीचे ले आओ। सबसे पहले वो उस चर्च में वापस जाता है जहां एनेट है। उम्मीद करता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के स्थान के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। एनेट अपने गॉड से प्रेयर कर रही है और उनसे इस बेचारी आत्मा की देखभाल करने की भीख मांग रही है जो इस दुनिया में आई है। दजाई भी उसकी प्रार्थनाओं में शामिल हो जाता है और अपनी प्रेयर्स में ये भी जोड़ता है कि गॉड उसे अपने खोए हुए लवर से फिर से मिलने का मौका दे। एनेट ये देखकर बहुत खुश है कि दजाई वापस आ गया है। उसे लगता है कि वो उससे गाइडेंस लेने के लिए यहाँ आया है। कैटगर्ल भी दजाई के पीछे पीछे यहाँ आ गई है और क्वेश्चन करने लगी है कि वे इस खाली चर्च में क्यों रुक रहे हैं। एनेट, जो पहले से ही कैटगर्ल से जेलसी करती है, इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन जब दजाई बताता है कि वह केवल इसलिए यहाँ है क्योंकि वह साचन नाम की एक महिला के ठिकाने के बारे में जानना चाहता है, तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। दुख की बात है कि एनेट को इस तथाकथित साचन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए दजाई चर्च से बाहर निकल जाता है। वो उम्मीद नहीं खोता और शर्त लगाता है कि उसका प्रिय प्रेमी अवश्य ही कहीं बाहर है। कैटगर्ल ने दजाई का हाथ पकड़ लिया
और उसे कैसल टाउन घूमने के लिए कहा। अनेट कहीं से अचानक वहां आती है और अपने एम्प्लॉय से कैटगर्ल के हाथ पर वार करती है और उसे इस तरह के अभद्र कृत्य करने से बचने के लिए कहती है। कैटगर्ल को समझ में नहीं आता है कि ये चर्च वाली महिला चर्च से बाहर क्यों आई है और तुरंत से पता चलता है कि अनेट वास्तव में दजाई पर क्रश है। अनेट ने इन बेसलेस आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि वो केवल दजाई के साथ उसकी नई जर्नी पर जा रही है, क्योंकि वो बस उसका गाइडेंस करना और उसे डेंजर से बचाना चाहती है। डेंजर की बात करें तो जब लव में दो नए अपोनेंट्स एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं तो दजाई खुद को एक कॉफिन में पाता है और अंदर झपकी लेने का फैसला करता है। अनेट जानती है कि दजाई की मदद नहीं की जा सकती, इसलिए वो उसके कॉफिन को घसीटना शुरू कर देती है, जिससे उसे शांति से झपकी लेने का मौका मिलता है और साथ ही अगले शहर रॉट कैसल की ओर बढ़ने में भी मदद मिलती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। क्या आपको ये नई सीरीज पसंद आई? यदि आप अगला भाग चाहते हैं तो हमें लाइक करना सुनिश्चित करें और अधिक एनीम कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन लें। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा। एक अंधेरे कमरे में एक युवती एक चमकदार लैंटर्न लेकर प्रवेश करती है। वो बुकशेल्फ के पास जाती है और एक बुक निकालती है। बुक को पास की टेबल पर रखते हुए लड़की मुस्कुराती है और पढ़ना शुरू करती है। ये पुस्तक एक विजर्ड आइके की कहानी बताती है। आइके मास्टर विजर्ड रॉम्बर का पोता था और वो डीमन गॉड की आर्मी में सेवा करता था। डीमन आर्मी सिटी की दीवारों के बाहर पेशेंस से प्रतीक्षा करती है। आइके की आंखें चमक उठती हैं और अचानक दीवारें फट जाती हैं। इसके बाद वो अपनी स्टाफ को आगे की ओर घुमाता है और आर्मी को अटैक करने का सिग्नल देता है। ऑर्क्स होल के माध्यम से अंदर भागते हैं और अपने हैमर से इसे तोड़ते हैं। ऊपर गारगोल्स दीवारों पर उड़ते हैं। उनके पीछे आइके एक पहाड़ी की तरफ से मास्कर देख रहा है। उनके सबऑर्डिनेट ने उन्हें सूचित किया कि वे जल्द ही पैलेस के द्वार तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्क्स को बैटरिंग राम्स से सुसज्जित किया है, जैसा कि आइके ने आदेश दिया था। सिटी के अंदर मॉन्स्टर्स के अटैक से गार्ड्स इधर उधर मर रहे हैं। जब कोई किसी ओआरसी को मारने में कामयाब हो जाता है तो मॉन्स्टर उन्हें लात मारकर दूर कर देता है और अपने बड़े हैमर से उन पर वार करता है। पैलेस के अंदर नाइट कमांडर लड़ाई को देख रहा है। तभी उसे अपने पीछे शोर सुनाई देता है और जब वो मुड़ता है तो वह आइके होता है। नाइट कमांडर पूछता है कि क्या वह डीमन गॉड का कमांडर है। एक विनम्र इन्वेडर होने के नाते आइके ने खुद को डीमन गॉड आर्मी की 7th कॉर्प्स इमॉर्टल ब्रिगेड के कमांडर के रूप में पेश किया। इसके बाद वह नाइट कमांडर के लिए 3 पॉसिबल ऑप्शंस सामने रखता है। सबसे पहले वे आत्मसमर्पण कर सकते हैं और अपने टेरिटोरी उन्हें सौंप सकते हैं। दूसरा, वे एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति की तरह अपनी स्वॉर्ड से मर सकते हैं। या तीसरा, वे घटनास्थल से भाग सकते हैं, जबकि आइके दूसरी तरफ देखता है और सिर्फ विंडो के बाहर का दृश्य देखता है। नाइट कमांडर को आश्चर्य हुआ कि यह मॉन्स्टर उन पर मर्सी दिखा रहा है। हालांकि वो जवाब देता है कि कोई भी ऑप्शन उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। इसके बजाय वो अचानक अपना ब्लेड उठाता है और आइके पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। आइके को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा और वो आसानी से एक जादू से नाइट कमांडर को उड़ा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसका सबऑर्डिनेट आता है, खुश होता है कि उसका बॉस ठीक है। हालांकि वो आश्चर्यचकित रह जाता है जब आइके उसे नाइट कमांडर के घावों की देखभाल करने का आदेश देता है। उन्होंने ये आदेश युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले किसी भी सोल्जर के लिए भी लागू कर दिया। इस बीच एक अन्य विजर्ड अपनी स्पाई बॉल से आइके को देख रहा है। वो इस बात से आश्चर्यचकित थी कि आर्सनम सिटी पर कोनकर करने के लिए केवल एक ब्रिगेड की जरूरत थी और इसमें भी केवल 1 वीक लगा। इसका मतलब यह है कि आइके में वास्तव में वो कैपेसिटी थी जिसकी उसे तलाश थी। आर्सेनम में वापस आकर आइक अपना स्टाफ उठाता है और कमरे पर अवरोधक मैजिक डालता है। वो विंडो से बाहर देखता है और बाहर नष्ट हो चुका सिटी देखता है। अंततः लड़ाई फिनिश्ड हो गई है और वे जीत गए हैं।
सच तो यह है कि आईके को इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाने के कारण गिल्ट हुआ। इसीलिए उसने आर्मी को पहले ही आदेश दे दिया था कि वे आत्मसमर्पण करने वाले किसी भी इंसान की मदद करें। वो वास्तव में अदर डीमंस की तरह युद्ध के ब्लड और वायलेंस की हैबिट कभी नहीं डाल सकता। एक रीजन से, वो वास्तव में एक ह्यूमन है, कोई डीमन नहीं। उनके टीचर रोमबर्ग एक महान मैजिशियन थे जो उस एडवांस्ड सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ जानते थे जो कभी उनकी वर्ल्ड में बसी थी। हालांकि डीमन मैजिशियन रोमबर्ग ने उसे अपने साथ ले लिया और उसे अपनी विश से बड़ा कर दिया, भले ही वो ह्यूमन था। फिर उसने उसे अपना सारा नॉलेज और मैजिक सिखाया और अपने फाइनल मोमेंट्स में रोमबर्ग ने आईके को वार्निंग दी कि वो खोई हुई सिविलाइजेशन के बारे में कभी न बोले, क्योंकि ये एक दिन डिजास्टर लाएगी। लेकिन ये एकमात्र बात नहीं थी जो रोमबर्ग ने उसे बताई थी। उन्होंने उसे ये भी वार्निंग दी कि वो अपना क्लोक और मास्क कभी न उतारे। रोमबर्ग के विपरीत, अगर डीमन गॉड को आईके की असली आइडेंटिटी का पता चल गया तो वो उन्हें कभी फॉरगिव नहीं करेगा। यही कारण है कि प्रेजेंट में वापस आकर आइक ने मैजिकल बैरियर खड़ा कर दिया जो किसी को भी उसकी परमिशन के बिना प्रवेश करने से रोकेगा। ये एकमात्र ऐसा टाइम है जब वो बिना मास्क के घूम सकते हैं। दुर्भाग्यवश उसने देखा कि कोई वास्तव में डेस्क के नीचे छिपा हुआ है। ये मेड की यूनिफॉर्म पहने एक ब्यूटीफुल लड़की थी। मेड डर के मारे सिमट जाती है जबकि आइक पीछे लौटता है और उससे पूछता है कि वो वहां कितने समय से है। लड़की दंडवत होकर प्रे करती है कि उसे न मारा जाए। वो प्रॉमिस करती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। घबराहट में वो गलती से डेस्क पर गिर जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। आईके को कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। उसने 20 साल तक अपना सीक्रेट छुपा कर रखा था और एक मेड उसके सीक्रेट का पता लगाने में कामयाब हो गई थी। शुक्र है उसका सबऑर्डिनेट कुछ कंसर्न्स के साथ आता है। कुछ मिनट बाद आईके डेवास्टेटेड सिटी से गुजर रहा है जबकि उसका सबऑर्डिनेट पूछता है कि क्या वे बहुत अधिक ह्यूमंस को सर्वाइव करने दे रहे हैं। अन्य लीडर्स सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें बस लोगों का मासकर कर देना चाहिए और सिटी को जला देना चाहिए। हालांकि आईके बताते हैं कि आर्सेनम एक कमर्शियल सिटी है और वे ह्यूमंस द्वारा दिए गए टैक्सेस के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। अगर सारे इंसान मर गए तो उन्हें कौन पेमेंट करेगा? वे तब रुक जाते हैं जब ह्यूमंस का एक ग्रुप उनका रास्ता रोकता है। आईके का सबऑर्डिनेट उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूमंस सिर्फ आईके से कुछ पूछना चाहते हैं। आईके उन पर कितना टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। आईके ने रिवील किया कि वे एक ही टैक्स का भुगतान करेंगे जो ह्यूमंस को राहत देता है, लेकिन आईके उन्हें आगे वार्निंग देता है कि जो कोई भी विरोध करेगा उसे पनिश किया जाएगा। अचानक आईके गायब हो जाता है क्योंकि कोई उसे टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद आईके ने पाया कि उस पर एक गोलेम ने अटैक किया है। वो डॉज करता है और पीछे हट जाता है और अपनी बॉस महिला मैजिशियन को कोसता है जो उस समय उसे देख रही है। आइक अपने स्टाफ को बुलाता है और गोलेम को डिस्ट्रॉय कर देता है। महिला मैजिशियन फिर आईके की पावर की तारीफ करती है। ये महिला मैजिशियन वास्तव में डीमन गॉड की आर्मी की 7th कोर कमांडर सेफायरो है। वो आईके की बॉस है और एकमात्र डीमन है जो जानता है कि वो ह्यूमन है। आईके उससे पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया था, तो सेफायरो बताती है कि डीमन गॉड डरोक्यूटन उससे मिलना चाहता है। वे इस बात से इम्प्रेस्ड है कि कैसे आईके ने एक वीक में आर्सेनम पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए सेफायरो को उसे अपने पैलेस में लाने का ऑर्डर दिया गया। इस प्रकार आईके अपना हाथ सेफायरो के कंधे पर रखता है और वे एक बार फिर टेलीपोर्ट होते हैं। आर्सेनम में वापस आकर महिला मेड को अंततः होश आ जाता है। वो डोर की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बैरियर उसका रास्ता रोक देता है। तभी उसे पास में खाने की एक प्लेट दिखाई देती है जिसके साथ एक नोट लिखा है जिसमें उसे खाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो कमरे में ही रहे। दुर्भाग्य से लड़की वास्तव में डीमन राइटिंग को पढ़ना नहीं जानती है, इसलिए वो बस पेपर नीचे रख देती है और खाना खाने लगती है। इस बीच सेफायरो और आइक डीमन गॉड के पैलेस के बाहर आ गए थे। इसके चारों ओर का स्मोक इतना प्रबल है कि ये वास्तव में पहले से ही ह्यूमन आईके को प्रभावित कर रहा है। वे एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं जहां डीमंस की तिकड़ी रास्ते की गार्ड कर रही है। आईके घबराया हुआ है क्योंकि गार्ड्स निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति की चेक करेंगे जो डीमन गॉड से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सेफायरो उसे एश्योरेंस देती है
कि वह इसका ध्यान रखेगी। फिर वो एक क्विक मैजिक डालती है जो आईके के क्लोथ्स के चारों ओर लपेटता है। जब वे डोर पर पहुंचते हैं तो डीमन आईके से निकलने वाली मैजिक की आभा की प्रशंसा करता है। उन्होंने रोमबर्ग के फुटस्टेप्स पर चलने के लिए आईके की सराहना की। आईके को सरप्राइज हुआ कि उनकी डेथ के बाद भी रोमबर्ग अभी भी फेमस है और सभी मॉन्स्टर्स द्वारा जाना जाता है। इस बीच सेफिरो बताता है कि उन्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि डीमन गॉड उनका इंतजार कर रहे हैं। पहरेदारों ने उन्हें तुरंत जाने दिया और वे आखिरकार डीमन गॉड के पैलेस डोबरबर्ग में प्रवेश कर गए। इसे डीमन गॉड की पावर को शोकेस करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे लॉन्ग कॉरिडोर्स के साथ बहुत बड़ा बनाया गया था। वे करंटली इनमें से एक कॉरिडोर से गुजर रहे हैं और आईके सेफिरो से पूछता है कि क्या वे अभी भी फार है। वो वास्तव में एनवी कर रहा था कि सेफिरो वॉकिंग से बचने के लिए फ्लाइंग के अपने मैजिक का यूज कर रही है। वो वास्तव में वही मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन सेफिरो के विपरीत, जिसके पास फुल कंट्रोल है और वो फ्लोर पर हावरिंग कर सकता है, आईके स्पेल का यूज करके बहुत हाई जंप लगा सकता है। जब वे अंततः दर्शकों के चेम्बर्स के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो सेफिरो आइक से बाहर रहने को कहती है, जबकि वो पहले उनसे बात करती है। करंट डीमन गॉड डेरोकुटिन वास्तव में लीडर हैं जिन्होंने मॉन्स्टर्स को अंततः ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर जीतना शुरू कर दिया। वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है और रूमर्स कहती है कि वो क्रूएल और कोल्ड है। इतना ही नहीं, वो फ्रेंड या एनिमी सहित सभी को मार डालता है, लेकिन यदि वे उसके लिए यूजफुल हैं तो वो उनका फुल कैपेसिटी से यूज करता है, भले ही वे वीक हो। संक्षेप में, डेरोकुटिन बहुत प्रैक्टिकल है और केवल कैपेसिटी के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करता है। उनके इस गुण ने उन्हें अदर मॉन्स्टर्स को बदलने की अनुमति दी जो आमतौर पर आपस में लड़ते रहते हैं, और अब सेफिरो ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया था। सेफिरो और आईके डीमन गॉड के थ्रोन के सामने घुटने टेकते हैं और झुकते हैं। जब डेरोकुटिन आईके को अपना सिर उठाने के लिए कहता है तो आईके ये देखकर हैरान हो जाता है कि डीमन गॉड वास्तव में एक गर्ल है। डेरोकुटिन आर्सेनम पर सक्सेसफुल अटैक के लिए आईके की सराहना करता है, लेकिन आईके इस बात पर जोर देता है कि वो केवल सेफिरो के ऑर्डर्स का पालन कर रहा है। डेरोकुटिन उसकी ह्यूमिलिटी पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये क्वालिटी बहुत ह्यूमन है। आईके घबराने ही वाला था, लेकिन सेफिरो बोल पड़ा और समझाया कि आईके रोमबर्ग का ग्रैंडसन है। इसके बाद डेरोकुटिन ने बताया कि कैसे आईके ने ह्यूमन लीडर को छोड़ दिया या उसके सोल्जर्स को मर्डर के रैम्पेज में जाने से रोका। वास्तव में उन्होंने ऑलमोस्ट बिना किसी जनहानि के आर्सेनम पर विक्ट्री प्राप्त की। उसके शब्द आईके को सरप्राइज कर रहे हैं कि क्या उसे अपने सबऑर्डिनेट जेरोन की बात सुननी चाहिए थी और एक डीमन लीडर की तरह काम करना चाहिए था। हालांकि वो अपनी ह्यूमैनिटी को नकार नहीं सकता, इसलिए उसे कुछ करना होगा। आईके बोलता है और डेरोकुटिन को समझाता है कि ह्यूमंस कभी भी टेरर का पालन नहीं करेंगे। वे इससे डर सकते हैं, लेकिन अतीत को देखते हुए एक सिटी की प्रोडक्टिविटी हमेशा गिरती है जहां उनके लीडर को डीमन कमांडर द्वारा मार दिया गया था। उनकी आर्मी के लिए बेटर है कि वो ह्यूमंस को छोड़ दे। ये भी रोमबर्ग की ओपिनियन है, भले ही उन्होंने अभी कुछ वर्ड्स का आदान प्रदान किया हो। आईके किसी तरह महसूस कर सकता है कि डीमन गॉड डेरोकुटिन को रोमबर्ग की तरह एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसका ये नॉलेज ही रीजन होगा कि उसने डीमन गॉड की आर्मी में रेवोल्यूशन ला दी थी। डेरोकुटिन अपने थ्रोन से खड़ी होती है और आईके के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। वो उसे घूरती है और टिप्पणी करती है कि वो वास्तव में अदर मॉन्स्टर से अलग कैसे दिखता है, लेकिन अगली बार वो मास्क के पीछे उसका असली चेहरा देखना चाहेगी। फिर वो कमरे से बाहर चली जाती है, जिससे आईके को आराम मिलता है और वह रिलीफ की सांस लेकर जमीन पर गिर जाता है। सेफिरो मुस्कुराती है जब वो पूछती है कि क्या वो बहुत घबराया हुआ था, तो आईके स्वीकार करता है कि वो वास्तव में अपने डरावने मास्क के पीछे एक कावड़ है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डीमन गॉड ने पहले ही पहचान लिया था कि आईके वास्तव में एक मास्क पहने हुए है। हालांकि सेफिरो का तर्क है कि उसे और अधिक आभारी होना चाहिए कि उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो वास्तव में एक ह्यूमन है। वैसे भी डेरोकुटिन ने उसे इनाम भी दिया था, लेकिन सेफिरो के लिए इनाम एक पनिशमेंट की तरह लगता है। कुछ घंटों बाद आईके वापस आर्सेनम में टेलीपोर्ट हो जाता है।
वो देखता है कि उसने जो खाना छोड़ा था वो सब गायब हो गया है और वह लड़की को कुर्सी पर खुशी से सोते हुए देखता है। जब वो कुर्सी पर किक मारता है तो लड़की तुरंत वेकअप हो जाती है और आइक से माफी मांगने लगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो कुछ भी करेगी बशर्ते आइके उसे न मार डाले। आइके अपने टीयर्स नहीं रोक सका और उसे शांत रहने का ऑर्डर दिया। जब वो उसका नाम पूछता है तो लड़की जवाब देती है कि उसका नाम 13 है। इससे आइक कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए 13 समझाती है कि गुलामों को सिर्फ उनके नंबर से बुलाया जाता है। उसका असली नाम सैती है। आइके सैती को समझाता है कि वह उसे अब और नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वह जानती है कि वह इंसान है। सैती कुछ भी न कहने का वादा करती है और आइके को हक कर लेती है। इसलिए आइके आखिरकार मान जाता है। वो सैती पर ट्रस्ट करेगा कि वह उसका सीक्रेट छिपाएगी और उसकी जान बख्श देगी, लेकिन बदले में वो अब से उसकी सर्वेंट के रूप में रहेगी। सैती हैप्पीली स्वीकार कर लेती है और नाराज आइके को गले लगाने वापस चली जाती है। अगले दिन आइके के सबॉर्डिनेट जिरो आइके को इवेलियास का रूलर बनने के लिए कंग्रेचुलेशंस देता है। ये वो रिवॉर्ड बटा पनिशमेंट थी जो डीमन गॉड ने उसे दी थी। इवेलियास आर्सनेम के साउथ में एक छोटा सा टाउन है और आने वाली फाइट्स की फ्रंट लाइन में होगा। उनका मिशन इसकी रक्षा करना और इसके टैक्स रेवेन्यू को डबल करना होगा। वर्तमान में वापस आकर आइके अपनी ब्रिगेड को समझाता है कि उनका नया लोकेशन ह्यूमैनिटी के खिलाफ फ्रंट लाइन होगी। इस प्रकार उन्हें इसकी रिपेयर करनी होगी। जब सेफेरो ने इस क्षेत्र पर हमला किया तो उसने अपने डिस्ट्रक्टिव मैजिक से हर यूजफुल चीज को नष्ट कर दिया। सबसे पहले उन्हें वॉल्स की रिपेयर करनी होगी। जिरो का एस्टिमेट है कि दीवार की पूरी तरह से मरम्मत में 6 मंथ्स लगेंगे। आइके को यह अनएक्सेप्टेबल लगा, क्योंकि एनिमी किसी भी मोमेंट हमला कर सकता था। इस प्रकार अपने सबॉर्डिनेट के ऑपोजिशन के बावजूद वो अनाउंस करता है कि वे 1 महीने में दीवार पूरी कर देंगे। इसे अचीव करने के लिए आइके ने मॉन्स्टर्स को दीवार बनाने में ह्यूमंस की मदद करने का ऑर्डर दिया। मॉन्स्टर्स हैवी मटेरियल्स उठाते हैं, ऑक्स और ह्यूमन स्टोन्स को पाइल करते हैं, जबकि टायरलेस डेड लोग जगह को साफ करते हैं। जिरो ने ऐसा कभी नहीं देखा था। ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स अब साथ काम कर रहे हैं। आइके ने अपने वर्कफोर्स को शिफ्ट्स में डिवाइड किया था ताकि हर कोई 24 आवर्स काम कर सके। वो वर्कर्स का मोरल बढ़ाने के लिए उन्हें पे भी कर रहे हैं। आइके वास्तव में एक टैलेंटेड आदमी है और डीमन गॉड आर्मी का सबसे टैलेंटेड लीडर है। जब ऑक्स को बड़े डेब्री को हटाने में कठिनाई हुई तो आइके ने इसे डिसोल्व करने के लिए अपने मैजिक का भी इस्तेमाल किया। इसके साथ जिरो की लॉयल्टी बढ़ती जा रही है और वह इक्का फॉलो करने का वादा करता है, क्योंकि भविष्य में वो निश्चित रूप से अगला डीमन गॉड बन जाएगा।